चेहरे पर चावल का आटा मुख्तलिफ मरकबात की आमजिश से कुछ इस तरह मिला था कि क्लियोपेत्रा का सुर्ख और सफ़ेद कंधारी अनारों जैसा चेहरा कुछ और ही दमक उठा। इसके बाहों के दरमियान किसी दरख्त के पत्तों के अर्क से एक स्याही माइल पतला खत खींचा हुआ था, जिससे पेशानी की आबोताब दुचंद हो गई थी। खुली आस्तीनों की अबा और ताबा, कमर, बाल, तनफ़्फ़ुस से दराजी अफराज कोसें और क्लियोपेत्रा दुल्हन के रूप में तो ऐसी क़यामत नज़र आ रही थी जिसकी खातर वलीअहद शहजादे ताजो तख्त को ठोकर मार सकते थे। शकुंतला भी इसके तमतमाते आरज मुस्कुराते चेहरे पर नजरें गाड़े थी। वो बुरी तरह जल भुन रही थी। अगर इस वक्त वो बाख्तियार होती या इसका जादू काम करना शुरू कर देता तो वो रकाबत की दुश्मनी में क्लियोपेत्रा का दिलकश चेहरा जलाकर राख कर देती। मगर अफसोस के इस वक्त खुद इसको सजाए मौत मिलने वाली थी। तब एक दिन राजू ने हवेली से बाहर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। शिमाला से कर तो दिया। शिमाला ने चौंकों से देखा तो राजू को शिमाला के चेहरे पर कदरे तजबज़ब के आसार दिखाई दिए और वो नाना के अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहने लगी, राजू तुम्हें यहाँ क्या परेशानी है? दुनिया की हर सहूलत तुम्हें यहाँ हासिल है। खाना पीना, लिबास, टीवी, वीसीआर, औरत, हर चीज़ तो यहाँ तुम्हें मुयसर है, जिसके लिए तुम गुज़िश्ता साल से तरसे हुए थे। हाँ शिमाला, लेकिन आज़ादी एक ऐसी नेमत है जिसको मैं एक मुद्दत से नहीं देख पाया। मैं आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना चाहता हूँ, पंछियों की मानत खुली फ़िज़ाओं में उड़ान भरना चाहता हूँ और अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने का ख्वाहिशमंद, बल्कि कसम खाए बैठा हूँ। राजू का चेहरा फरते जज्बात से तमतमाने लगा। मुझे तुमसे इत्तफ़ाक़ है राजू, शिमाला जज्बात से आरी संजीदा चेहरे के साथ बोली, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। तुम देख रहे हो कि मैं किसी वक्त अचानक चली जाती हूँ और दो दिन वापस नहीं आती। कभी तुमने पूछा नहीं कि मैं कहाँ जाती हूँ? ये मैं तुमसे पूछना चाहता था। राजू शर्मिंदा हो गया। सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं फ़िरौनों के दौर से जिस मिस्री जादूगर की मम्मी को साथ लाई थी, वो खलीज बंगाल में मौजूद सांपों वाले जजीरे पर नांगा सांगा को जाकर दी थी। नांगा सांगा ने ताबूत खोले बगैर इस पर एक अमल शुरू कर दिया है। अब मसला ये है कि इस ताबूत में कोई और नहीं बल्कि सामरी जादूगर है, जो शकुंतला जी का खास आदमी है। मैं भी 1 साल तक सामरी की गुलाम रही हूँ। शकुंतला जी ने मुझे खास ताकीद की थी कि सामरी किसी भी सूरत नांगा सांगा की गुलामी में नहीं जाना चाहिए। अब मुझे पता नहीं कि नांगा सांगा का अमल कब ख़त्म हो और वो कब सामरी के हनूत शुदा मम्मी को ताबूत से निकाल कर उसे जगाने की कोशिश करे। इसीलिए मैं बार बार उस जजीरे का चक्कर लगाती हूँ। जब भी जाती हूँ नांगा सांगा उसी पुरानी हालत में मुराकबे में नजर आता है। इधर तुम बाहर जाने की जिद कर रहे हो। मुझे डर है कि कहीं मैं वहाँ सामरी और नांगा सांगा के उलझावे में फंस जाऊँ और इधर तुम्हें कोई मुसीबत आ घेरे तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रही हूँ। राजू शिमाला की बात सुनकर सर हिलाकर रह गया। लेकिन शिमाला, तुम्हारा ये मसला कब ख़त्म होगा? कुछ कह नहीं सकती। हो सकता है कल ही ख़त्म हो जाए और यह भी मुमकिन है कि कई माह लग जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मुमकिन है मुझे अभी कई माह इसी सीलन ज़दा हवेली में बसर करने पड़े। राजू बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला। मजबूरी है। शिमाला ने शाने उचकाए। राजू शिमाला की बात सुनकर खामोश हो गया। नांगा सांगा का प्रोग्राम ये था कि जैसे ही सामरी की मम्मी जिंदा हो, इसके संभलने से पहले ही मुख्तलिफ नस्लों के 1000 सांपों से उसे डसवा कर दोबारा मरवा देगा और फिर इस कदीम जहरीली मम्मी का गोश्त खुद खा लेगा। इसके ख्याल, इल्म और तजर्बे के मुताबिक ऐसा करने से उसे अब्दी हयात हासिल हो सकती थी, बल्कि हमेशा के लिए सांप इसकी बू सूंघते इसकी ताबेदारी करने लगते। नांगा सांगा का मंसूबा भी बड़ा मजबूत और भयानक था। ताबूत और नांगा सांगा के गिर्द 1000 सांप भी घेरा डाले फन उठाए तैयार बैठे थे। तमाम सांप एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ थे। छोटे बड़े, 1 मुंह, 2 मुंह, 3 मुंह और 7 मुंह वाले सांप, 2 तरफा मुंह वाले सांप, स्याह, जर्द, सबज, सुरख, छोटे छोटे बड़े से बड़े सांप, क्रूंडिये, इच्छाधारी, शेषनाग, उड़न सांप, गर्ज के हम एक सांपों की वैरायटी मौजूद थी, जिनकी पुनकारों से 400 फ़ज़ा सहमी हुई थी। इलाके में इस वक्त सख्त सर्दी थी। इतनी सर्दी के हर तरफ कोहरा जमा था, गहरी धुंध छाई थी। नांगा सांगा अपने जंतर मंतर में मसरूफ़ था। इसकी आंखें मुसलसल बंद थी। इसकी यकसा कैफियत को बेशुमार वक्त बीत गया था कि अचानक सामरी की मम्मी के ताबूत से गहरे सुर्ख रंग का गर्मा गर्म धुआं निकलने लगा। कड़ाके की सर्दी में गर्म धुआं भाप महसूस हो रहा था। गर्मी का एहसास टकराते ही नांगा सांगा की आंखें पटाख से खुल गई और नांगा सांगा के लबूतरे सूखे सड़े मकरू चेहरे पर खुशियां पड़ाव करने लगी। धुआं लम्हा ब लम्हा गहरा होने लगा। नांगा सांगा जो पहले ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ा रहा था, अब आवाज़े बुलंद बड़बड़ाने लगा। अब एक तब्दीली ये पैदा हुई कि सामरी का ताबूत हिलने लगा। सब कुछ नांगा सांगा के इल्म और तजर्बे के मद्देनज़र दुरुस्त था, लिहाजा इसका जोश बढ़ने लगा। ताबूत की हरकत तेज़ से तेज़तर होने लगी। अचानक ताबूत का ढक्कन चरचराहट से उठने लगा और फिर खटाक से मुकम्मल खुलकर दूसरी जानब जा गिरा। अब सामरी की मम्मी नांगा सांगा को दिखाई दी। नांगा सांगा अब खड़ा हो चुका था। इसकी निगाहों का इर्तकाज़ हनूत मम्मी थी, जो दरअसल सामरी था।
नांगा सांगा को जिसका इल्म ना था। और फिर लाश में हरकत पैदा हुई। सामरी कसमसाने लगा। सांप कुछ और आगे बढ़ाए। वो सबके सब नांगा सांगा के जेर असर थे। सामरी के उठते ही वो इसे डस लेना चाहते थे ताकि इनका फर्ज पूरा हो जाए और नांगा सांगा इन्हें जाने की इजाज़त दे दे। सामरी की कसमसाहट तेज होने लगी। नांगा सांगा के होंठों में मजीद फुर्ती पैदा हो गई। इसकी सालों की तपस्या रंग लाने लगी। अब सामरी ने करवट बदली। नांगा सांगा की आंखों में चमक गहरी हो गई। बिल्कुल यही निशानियां थी हनूत मम्मी के जिंदा होने की। सांपों के फन मजीद चौड़े हो गए। इनकी बुलंदी और बढ़ गई। वो आगे को झुक आए। ताबूत के तरफ फुनकारें तेज हो गई। उधर सामरी के दिमाग की खिड़कियों के पट एक एक करके खुलने लगे। जनरल सीजर की सवारी और शाही चबूतरे के दरमियान दायरे में खूबसूरत चमकदार फर्श खाली था। जनरल सीजर नाजुक अंदम कनीज़ों को परे करता हुआ अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया। कनीज़ों ने बग्गी के पायदानों के दाएं बाएं लेटकर अपनी रेशमी घनेरी जुल्फें सीजर के कदमों तले बिछा दी। सीजर इन पर अपने भारी भरकम कदम रखता हुआ नीचे उतरा। उधर क्लेओपेत्रा शाहाना लिबास संभालते अपने तख्त और चबूतरे से नीचे उतर आई। अब सरे मैदान सिर्फ दो इंसान थे। आधी दुनिया का फातह आजम अजीम हुक्मरान जनरल जूलियस सीजर और दूसरी तरफ हसीना आलम एक अय्यार और मक्कार लड़की, एक बदमस्त और शहवत प्रस्त मिस्री मलका जो अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ सीजर के ऐन बिलमुकाबल खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को पसंदीदा नज़रों से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। महल के बालकनियों पर सर ही सर नजर आ रहे थे, जबकि इतराफ में हाथी दांत की हज़ारों कुर्सियों पर मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्मरान, वुज़रा, उमरा, सुफरा बैठे हुए थे। क्लेओपेत्रा के अकब में मौजूद चंद कनीज़ें जिन्होंने क्लेओपेत्रा की पोशाक संभाल रखी थी, इनमें शकुंतला भी थी जो कनीज़ों के साथ कनीज़ ही नजर आ रही थी। मौत के खौफ से इसकी टांगों पर लज्जत आ रही था। इसके साथ कनीज़ें इसकी हालत से बखूबी आगाह थीं। अभी चंद लम्हे ही कबल जब सीजर की सवारी नजर आई थी तो क्लेओपेत्रा ने शकुंतला को पास बुलाकर कहा था कि दुनिया की रंगीनियों को आखिरी बार देख लो, क्योंकि कुछ देर बाद ही अपने हुस्न के हथियार से ताकत के हुक्मरान सीजर को मजबूर कर दूंगी कि वो अपनी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट कर मेरे कदमों में फेंक कर मुझे मेरे हुस्न का हिराज पेश करे। हालांकि क्लेओपेत्रा ने पहले से ये कहा हुआ था कि बहरी बजरे से खुश्की पर कदम रखते ही शकुंतला की गर्दन काट कर जूलियस सीजर के कदमों में फेंक दी जाएगी, मगर घाक और मतमशनास औरत ने ऐन मौका पर अपना फैसला इसलिए तब्दील कर लिया था कि शायद अचानक शकुंतला की कटी गर्दन देकर सीजर बरहम ना हो जाए। दूसरी तरफ शकुंतला की गर्दन सीजर की बजाय अपने कदमों तले रौंद कर अपने आप को हुस्न की मलका भी साबित करना चाहती थी, और चूंकि सीजर ने खुद गर्दन काटी होगी इसलिए इसकी बरहमी का डर भी नहीं रहेगा। और बिलफर्ज अगर सीजर शकुंतला के कत्ल से इनकार भी कर देता है तो भी शकुंतला इसकी गुलाम तो है ही। ताम इतनी बड़ी महफिल में अपनी महबूबा और होने वाली बीवी की फरमाइश को सबके सामने टालना शायद सीजर के लिए मुमकिन ना रहेगा। ये बात भी क्लेओपेत्रा के जहन में थी, इसलिए उसे अपने मंसूबे की कामयाबी का 100% यकीन था। बहरहाल जो भी था, शकुंतला की मौत यकीनी थी। अपनी मौत को बिल्कुल करीब देखकर शकुंतला की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वो जानती थी कि अब कुछ भी हो सकता है। न सामरी, न हुश्करा, न शिमाला, न दीना। वो खुद ही तने तनहा निहत्ती है और मजबूर और बेकस कमज़ोर कनीज़, इसलिए इसके दिल का गम पानी बनकर इसके बनाव सिंगार से लबरेज आरस चुमे जा रहा था। लर्जीदा कदमों से क्लेओपेत्रा के अकब में इसकी पोशाक थामे खड़ी थी। क्लेओपेत्रा और सीजर इसकी दिली कैफियत से बेखबर इश्क में डूबे एक दूसरे को खिलखिलाते हुए वरफ्तगी से देखे जा रहे थे। फर्श पर एक दायरे के अंदर इश्क के देवता क्यूपिड और इसकी माशूका साइगी की तस्वीर बनी थी। दोनों आपस में हमआगोश थे। तस्वीर को देखकर जनरल सीजर बेख्तियार क्लेओपेत्रा की बरहस्तगी, मौका शनासी और जहानत की दाद दिए बगैर न रह सका और आफरीन नज़रों से अपनी महबूबा क्लेओपेत्रा को देखने लगा। शाहाना रवायत का तकाजा था कि इस मौका पर सीजर और क्लेओपेत्रा गर्म जोशी से हाथ मिलाते, मगर क्यूपिड और साइगी को तस्वीर में हमआगोश देकर सीजर के जज्बात मचल उठे थे और यही क्लेओपेत्रा की मंशा थी और वह सीजर की कैफियत को भांप भी चुकी थी। लिहाजा इसने सब रवायात को बलाए ताक रखते हुए साइगी के ऐन ऊपर खड़े होकर अपनी उरियां बाहें खोल दी तो जनरल सीजर अपने जज्बात पर काबू न रख सका और हजारों के मजमे में दौड़कर क्लेओपेत्रा से बगलगीर हो गया। सीजर की बाहों में जाते ही क्लेओपेत्रा ने अपना सारा गुदाज वजूद ढीला छोड़ दिया। सीजर ने उसे उठा लिया। सारा पिंडाल कान फाड़ नारों, ढोल, ताशों और तालियों और सीढ़ियों से गूंजने लगा और फिर वो दोनों चबूतरे पर रखे हीरे जवाहरात से मुज़य्यन सोने के काम वाले तहत पर पहलू बा पहलू एक दूसरे का बेतकल्फी से हाथ थामे जा बैठे। तैयारियां पहले ही मुकम्मल थी। फ़ौरन ही शादी की रस्में शुरू कर दी गईं। मजहबी पेशवाओं ने थोड़ी ही देर में दोनों को रिश्ता अज़वाज में मुंसलक कर दिया। एक दफ़ा फिर मुबारक सलामत का शोर बुलंद हुआ। शकुंतला भी साथ साथ सब कुछ देख रही थी। ये इसकी तवील जिंदगी की पहली वाज़ेह तरीन शिकस्त थी जो इसे एक औरत के हाथों हुई थी।
मगर उसे तो अपनी इस शिकस्त पर अफसोस करने का भी ख्याल न था। उसके मुताबिक सीजर चूंकि अब क्लियोपेत्रा का बाकायदा हामद बन चुका है, लिहाजा अब किसी भी सूरत इसकी ख्वाहिश न टालेगा। फिर भी इसे उम्मीद थी कि शायद सीजर इसका ख्याल कर जाए, लेकिन ऐसा न हुआ। अचानक ही मिस्र के मजहबी पेशवा ने उठकर ऐलान किया कि अब रस्म के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से पहली पहली ख्वाहिश पूछेंगे और पहली ख्वाहिश को पूरा करना ज़रूरी और ना पूरा करना बदशगुनी समझा जाता है। और फिर मजहबी पेशवा ने पहले क्लियोपेत्रा से दरख्वास्त की कि उठकर अपने हामद से इसकी पहली ख्वाहिश को पूछे। क्लियोपेत्रा अपनी जगह खड़ी हो गई और सीजर को प्यार भरी नज़रों से देखते ही मसहूर कुन मुस्कुराहट और कातलाना अदा से कहने लगी, मैं अपने महबूब दुनिया के बहादुर तरीन जनरल और रूम मिस्र के हुक्मरान सीजर से दरियाफ्त करती हूँ कि आप जनाब की शादी के बाद पहली ख्वाहिश क्या है। क्लियोपेत्रा ये कहकर अपनी जगह बैठी तो सीजर खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरी अपनी महबूबा दिलनवाज और शरीक हयात से पहली ख्वाहिश ये है कि वो चूँकि गज़बनाक हद तक हसीन दिखाई दे रही है, इसलिए इनकी नज़र उतारने के लिए मैं अपने खून से इनके माथे पर निशान लगाऊंगा ताकि देवता इन्हें हासदों की नज़र बद से महफूज फरमाएं। ये कहते हुए जनरल सीजर ने पहलू से लगा खंजर उतारा और बगैर किसी तामल के अपने बाएं अंगूठे पर चिरका लगाया। खून टपकना शुरू हुआ तो दाएं हाथ के अंगूठे को अपने खून में भिगोकर आगे बढ़ा तो क्लियोपेत्रा ने अपना माथा तस्लीम हम करते हुए आगे कर दिया। सीजर ने अपना खून क्लियोपेत्रा के माथे पर तिलक की शक्ल में लगा दिया। अब बारी थी जनरल सीजर की। उसने भी इसी अंदाज में क्लियोपेत्रा से इसकी पहली ख्वाहिश पूछी। क्लियोपेत्रा पहले ही ऐसे मौके की आड़ में थी, फौरन ही खड़ी हो गई और कहने लगी, इज्जत माप जनरल सीजर, मेरे सरताज, देवता तुझ पर साया फगन रहे। मेरी आपसे पहली मुलाकात से कबल एक हिंदुस्तानी सहारा आपके पास थी जो आपके लिए इंतहाई खूबसूरत लिबास लेकर आई थी। आपने इससे शादी का वादा भी कर लिया था। फिर मुझसे मुलाकात के बाद वही हिंदुस्तानी लड़की आपने मेरी फरमाइश पर कनीज बनाकर मेरे हमरा कर दी थी कि अब मेरे लिए नित नई शाहाना पोशाकें तैयार किया करेगी। लेकिन रास्ते में दौरान सफ़र ही इंकशाफ हुआ कि वो लड़की झूठ बोलती थी। वो कपड़ों की माहिरा हरगिज़ नहीं बल्कि छोटी मोटी शब्दबाज थी और चंद जंतर मंत्रों की मदद से इसने आप और कुलाड़िया के लिए लिबास तैयार किए थे। इसका असल मकसद आपका कत्ल था। वो लड़की मेरे भाई साबक फिरौन मिस्र बितलिमूस चहारदम की मंजूर नज़र थी और इसी के इमाम पर आपको कत्ल करने पहुंची थी कि बदकिस्मती से मेरी कनीज बन गई। मेरी ख्वाहिश है कि इस नहनजार, साजिशी और कातला औरत की गर्दन आप मेरी तलवार से उतारकर मेरे कदमों में फेंक दें और मैं इसकी ताज़ा कटी गर्दन से उबलते खून में अपनी उंगली डुबोकर आपके माथे पर इस तरह लगाऊं जिस तरह आपने लगाई, ताकि आप भी दुश्मनों की दुश्मनी और हासदों के हसद यानी नजर बद से महफूज रह सकें। क्लियोपेत्रा की बात सुनकर सीजर ने हैरानगी से देखा तो क्लियोपेत्रा पलटकर अपने अकब में खड़ी शकुंतला को आगे आने का हुक्म दे रही थी। सीजर भी शकुंतला को पहचान चुका था। पहचानता कैसे नहीं, क्लियोपेत्रा से कबल वो इसकी मंजूर नजर रह चुकी थी। उधर शकुंतला को क्लियोपेत्रा की आवाज कहीं दूर से आती सुनाई दे रही थी। इसकी अपनी हालत तो ये थी कि काटो तो लहू नहीं। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। तब दूसरी कनीजों ने धकेल कर उसे क्लियोपेत्रा और सीजर के दरमियान ला खड़ा कर दिया। क्लियोपेत्रा की फरमाइश पर सीजर चंद लम्हे हक्का बक्का और शशो पंज में मुबतला रहा और फिर सर को झटक कर उसने अपना दायां हाथ पहलू में लटकती तलवार के कब्जे पर रखा और शकुंतला को हमदर्दी से देकर बोला, मैंने अपने हाथों आज तक हजारों इंसानों को कत्ल किया है, लेकिन शकुंतला तुम पहली इंसान हो जिसे कत्ल करते हुए मुझे दुख महसूस हो रहा है। कोई और मौका होता तो शायद मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन इस मुकद्दस मौका पर तुझे अपनी प्यारी महबूबा और बीबी मलका क्लियोपेत्रा की पहली ख्वाहिश के तौर पर कत्ल न करना बदशगुनी होगी जो मुझे कबूल नहीं। जनरल सीजर की बात से शकुंतला की रही सही उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। इसके हौसले टूट गए और दोनों हाथों से मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। क्लियोपेत्रा के होंठ मगरूराना अंदाज में फैल गए और वो अपने खामन जनरल जूलियस सीजर को देखने लगी। क्लियोपेत्रा की निगाहों का मफहूम भांप कर सीजर ने एक झटके से तलवार म्यान से खींच ली। जनरल सीजर ने जैसे ही म्यान से तलवार खींचकर निकाली, उसे अपने अकब में फौजी बूटों की भारी धमक सुनाई थी। चूंकि हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और सबको पता था कि सीजर इस लड़की को क्लियोपेत्रा की पहली ख्वाहिश के पेश नज़र कत्ल करने वाला है, लिहाजा हर तरफ सन्नाटा छा गया था। इस सन्नाटे में बूटों की धमक कुछ ज्यादा ही महसूस हुई थी। इस वक्त अंधेरा फैल रहा था, हर तरफ चिराग रोशन हो चुके थे। जनरल सीजर ने एक लम्हे को पलट कर देखा तो उसे सिपहसालार उक्तेदीन तेज तेज कदमों से अपनी जानब बढ़ता दिखाई दिया। उक्तेदीन की इस बेमौका मुदाखलत पर सीजर की पेशानी शिकन आलूद हो गई। क्या बात है, वो तहमकाना लहजे में बोला।
जनाबे आली। उक्तदीन एक हाथ तलवार के कब्जे और दूसरा सीने पर रखकर झुकते हुए बोला, वजीर आजम ब्रूटस पर कातलाना हमला हुआ है, एक दस्ते ने बगावत कर दी है। सीजर की तमाम तर तवज्जो उक्तदीन की तरफ हो गई, उधर उन नशिस्तों के पीछे। वो एक तरफ इशारा करते हुए बौखलाए अंदाज में बोला, चलो मेरे साथ। सीजर सब कुछ भूल कर इसके आगे आगे चल दिया। क्लोपत्रा भी परेशानी से देखती रह गई। अलबत्ता शकुंतला ने कदरे सुकून का सांस लिया कि चलो वक्ती तौर पर ही सही, जान तो छूटी। सीजर लंबे लंबे डग भरता उक्तदीन के साथ चल रहा था, नशिस्तों के दरमियान राहदरी से गुजर कर। उक्तदीन सीजर को कनातों के पीछे ले गया। वहां पहुंचकर सीजर को बाहर कुछ नजर ना आया। वो गुस्से से बाज पुरस करने के लिए अभी पलट ही रहा था कि उक्तदीन ने पीछे से खंजर सीजर के शाने में उतार दिया। सीजर इस गैर मुतवक्का हमले से अभी हक्का बक्का पलट ही रहा था कि उसे दूसरी तरफ एक चमकता खंजर दिखाई दिया। उसने बचने की कोशिश की, मगर खंजर इसके दूसरे बाजू में उतरता चला गया। उसने देखा कि दूसरा खंजर चलाने वाला इसका हमजाद, इसका दोस्त, इसका बही ख्वाह, इसका सबसे ज्यादा काबिल एतमाद वजीर आजम ब्रूटस था, जिसे सफाकाना अंदाज में मुस्कुराते देखकर सीजर को अपनी आंखों पर यकीन न आया। लेकिन बागियों ने सीजर बेचारे को ज्यादा हैरान होने का मौका भी फराहम न किया और शाम के मुलजगे में कई साए इधर से उधर निकल कर सीजर पर धड़ाधड़ तेज धार वार करने लगे। सबसे ज्यादा करीब ब्रूटस ही था, जिसकी गद्दारी से सीजर को एक शदीद सदमा और झटका लगा था। इसने गिरते गिरते ब्रूटस का गिरेबान पकड़ लिया और फिर इसके मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले, जिनमें हसरत ही हसरत और शिकवा ही शिकवा था। वो अल्फाज थे, ब्रूटस तुम भी। और फिर सीजर का सर ढुलक गया। सीजर को मरते देखकर ब्रूटस और उक्तदीन ने फतहाना अंदाज में हाथ मिलाया और फिर यह खबर आग की तरह हर तरफ फैलने लगी कि सीजर कत्ल हो गया। देखते ही देखते हर तरफ अफरा तफरी मच गई। क्लोपत्रा ने इस तरफ से बेशुमार लोगों को भागते हुए चबूतरे की तरफ आते देखा, जिधर सीजर उक्तदीन के साथ गया था, तो उसे तशवीश हो गई। अमनो अमान की सूरत हाल में तब्दीली की बू सूंघ कर क्लोपत्रा के जाती मुहाफिज दस्ते ने उसको अपने हिसार में ले लिया। लेकिन फिर अचानक ही नशिस्तों पर बैठे लोगों ने उठ उठ कर भागना शुरू कर दिया। शायद गैर मुल्की सफारतकारों और दीगर मेहमानों तक सीजर के तख्ता उलट दिए जाने की खबर पहुंच चुकी थी, लिहाजा सभी महफूज मुकाम तक रसाई हासिल कर लेना चाहते थे। अचानक ही महल का सदर दरवाजा, जो इससे कबल बंद हो चुका था, झटकों से यूं खुलने की कोशिश करने लगा जैसे बाहर से बेशुमार लोग उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्लोपत्रा को हालात की संगीनी का एहसास हुआ। इसने इर्द गिर्द अपने हिफाजती दस्ते को देखा तो महसूस किया कि हिफाजती एहलकार भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं और उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। हिफाजती एहलकार उसे और उसके पीछे खड़ी कनीजों को घेरे में लिए हुए एक खास सिमत चलने लगे। इन कनीजों में शकुंतला भी शामिल थी, जो पूरी तरह चुकन्नी हो चुकी थी। वो खुश भी थी और सख्त खौफजदा भी। जान बचने की खुशी थी और खौफ इस बात का कि वो बिल्कुल आम सी कनीज थी। इस हंगामाराई में वो किसी भी हमले का निशाना बन सकती थी। इसके बावजूद इसने किसी किस्म की मुजाहमत की कोशिश सिरे से ही की नहीं थी कि मुबादा क्लोपत्रा के मुहाफिज एक ही झटके में इसकी गर्दन न उतार दे। उधर हंगामा बढ़ने लगा। मुख्तलिफ सिमतों से ब्रूटस जिंदाबाद, उक्तदीन जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो चुके थे। हर तरफ लोग भाग रहे थे मुख्तलिफ सिमतों में, जिसका जिधर मुंह उठा सरपट दौड़ने लगा। और फिर इंसानों की इस भागम दौड़ में घोड़ों की टापों की आवाज़ भी शामिल हो गई। महल का मजबूत सदर दरवाज़ा बैरूनी दबाव बर्दाश्त न कर सका और एक खौफनाक चिचराहट के साथ भयानक आवाज़ से महल की अंदरूनी जानब धड़ाम से ज़मीन पर आ रहा। कई लोग इस तले दब गए। हर तरफ चीखोपुकार मच गई। एक हाहाकार होने लगी। उक्तदीन और ब्रूटस के हामी हर लहजा चाहने लगे। वो सीजर और क्लोपत्रा के मुहाफिज दस्ते इनका मुकाबला बेजिगरी से कर रहे थे, मगर उक्तदीन तो अपने साथ दस्ते ही अपने वफादार लाया था। मुजामत करने वालों में अक्सरियत मिस्री फौजियों की थी, जो क्लोपत्रा के मातहत थे, लेकिन वो तादाद में बहुत कम थे। दूसरा, अचानक ही किसी ने क्लोपत्रा के कत्ल की खबर उड़ा दी। फिर क्या था? मिस्री फौजों के कदम उखड़ने लगे, जिसका जिधर मुंह उठा भागने लगा। महल का दलान लाशों से अटने लगा। कुर्सियां उल्टने लगी और शराब की सुराहियां ऊंधी हो होकर शराब लुटाने लगी। क्लोपत्रा भांप गई कि अब सूरत हाल संगीन बल्कि संगीन तरीन हो गई है। इसने अचानक ही हिफाजती एहलकारों को हट जाने का हुक्म दिया, जो वैसे भी अब इतने कम रह गए थे कि उंगलियों पर गिने जा सकते। और फिर क्लोपत्रा अपने लिए रास्ता बनाने लगी। एहलकार बिखरने लगे। क्लोपत्रा चूंकि महल की इमारत के करीब पहुंच चुकी थी, लिहाजा वो अचानक ही महल के एक तारीक गोशे की तरफ लपकी। शकुंतला के ज़हन में अचानक ही बिजली कौंधी और वो किसी दूसरी सिमत जाने की बजाय क्लोपत्रा के पीछे ही लपकी।